नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम पीवाईक्यूज पेपर देख रहे हैं विद सॉल्यूशन 2025 के। आज हम पेपर भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के बारे में देखने वाले हैं। 2025 का सॉल्यूशन, जिसका टाइम था 3 घंटे और मार्क्स थे 25। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हैं 3 रूप, 4 रूप, 2 रूप या 8 रूप। तो आंसर है 3 रूप। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। अयोग वह वर्ण कहलाते हैं कौन से? अम और अहा जो होते हैं अयोग वह वर्ण कहलाते हैं। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो आगमन विधि होती है उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? तो भाषा शिक्षण का प्रथम चरण है श्रवण कौशल। कौन सा कौशल? श्रवण कौशल। हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के चरण हैं। पाठ योजना के 5 चरण हैं। पाठ योजना कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। प्रश्न 2 से 7 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। इन उत्तर की जो शब्द सीमा है 75 शब्द है तथा प्रत्येक जो है वो 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 2, साहित्य के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो साहित्य का पहला प्रमुख उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। साहित्य पाठक को मानसिक सुख, सौंदर्य बोध और भावनात्मक संतोष देता है। कविता, कहानी, नाटक आदि के माध्यम से व्यक्ति के तनाव से मुक्त होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। साहित्य का दूसरा उद्देश्य मानव जीवन का नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। साहित्य समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है, आदर्श मूल्यों को प्रस्तुत करता है तथा सत्य, प्रेम, करुणा और मानवता की भावना को विकसित करता है। इस प्रकार साहित्य व्यक्ति और समाज दोनों को दिशा देता है। प्रश्न क्रमांक 3, एन.एल. बेसिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा लिखिए। एन.एल. बेसिंग के अनुसार इकाई योजना शिक्षण की वह व्यवस्थित योजना है जिसमें किसी एक विषय या इकाई को निश्चित उद्देश्यों के अनुसार क्रमबद्ध रूप से पढ़ाने की योजना बनाई जाती है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है। इकाई योजना शिक्षक को समय प्रबंध, शिक्षण विधियों में चयन तथा मूल्यांकन में सहायता करती है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप बनता है। प्रश्न क्रमांक 4, भाषा विविधता का क्या अर्थ है? तो भाषा विविधता का अर्थ है किसी देश, समाज या क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं या अस्तित्व का होना। भारतीय भाषा विविधता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जहां अनेक भाषाएं, बोलियां और उपभाषाएं बोली जाती हैं। भाषा विविधता से सांस्कृतिक संबद्धति बढ़ती है और विभिन्न समुदायों की पहचान बनी रहती है। हालांकि यह शिक्षा और संप्रेषण में चुनौतियों भी उत्पन्न करती है। भाषा विविधता को स्वीकार कर बहुभाषी शिक्षा अपनाने में सामाजिक समन्वय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नहाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में कई बार प्रयास करता है
और गलतियां करता है। बार बार प्रयास से सही प्रतिक्रिया धीरे धीरे मजबूत हो जाती है और गलत प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। थॉर्नडाइक ने इसे पशु प्रयोगों के माध्यम से स्पष्ट किया। यह सिद्धांत शिक्षा के अभ्यास में पुनरावृत्ति और अनुभव के महत्व को दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 6, भाषा त्रुटि के 2 कारण लिखिए। भाषा त्रुटि के 2 कारण लिखिए। भाषा त्रुटि के प्रमुख कारणों में पहला, मातृभाषा का प्रभाव। जब विद्यार्थी दूसरी भाषा सीखते हैं तो वे अपनी मातृभाषा के नियमों को नई भाषा में लागू कर देते हैं, जिससे त्रुटियां होती हैं। दूसरा कारण, अभ्यास में कमी। पर्याप्त सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने का अभ्यास न होना से भाषा कौशल सही रूप से विकसित नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त गलत शिक्षण विधियां और सीमित शब्द भंडार भी भाषा त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पढ़ने की समझ विकसित करने की एक रणनीति लिखिए। तो पठन समझ विकसित करने की एक प्रभावी रणनीति है पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ना। कौन सी है? पठन समझ विकसित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति कौन सी है? पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ना। इसमें शिक्षक पाठ पढ़ने से पहले विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है या चर्चा करता है, जिससे विद्यार्थी पहले से ज्ञात बातों को नए पाठ से जोड़ पाता है। चित्र, शीर्षक और संदर्भ संकेतों का उपयोग भी समझ बढ़ाने में सहायक होता है। पाठ पढ़ने के बाद सारांश लिखवाना और प्रश्नोत्तर करना भी उपयोगी है। इससे विद्यार्थी अर्थ ग्रहण करना और विश्लेषण करना सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 से 9 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 4 अंक का। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। पाठ्य पुस्तकों का इतिहास शिक्षा के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी। भारत में वेद, उपनिषद और गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान गुरु द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता था। मध्यकाल में हस्तलिखित ग्रंथों का प्रयोग हुआ है। मुद्रण कला के विकास के बाद आधुनिक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हुआ है। औपनिवेशिक काल में विद्यालयी शिक्षा के लिए मानकीकृत पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है, जिससे शिक्षा व्यापक रूप से प्रसारित हुई है। पाठ्य पुस्तकों के प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम का व्यवस्थित ज्ञान देना, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना, शिक्षक को शिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी की बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक विकास में भी सहायक होती हैं। पाठ्य पुस्तकों का महत्व अत्यंत व्यापक है। ये शिक्षा की रीढ़ मानी जाती हैं, क्योंकि इनके बिना संगठित शिक्षण संभव नहीं है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी में आत्म अध्ययन की आदत विकसित करती हैं, ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती हैं तथा मूल्यांकन भी सहायक होती हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक शिक्षा प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण तकनीकी आधार पर कीजिए। तो शिक्षण सहायक सामग्री वह साधन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक और स्थायी बनाता है। तकनीकी आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण मुख्यतः 4 भागों में किया गया है। प्रथम, श्रव्य साधन, ऑडियो एड्स। इसमें वे साधन आते हैं जिनमें माध्यम से केवल सुनकर इंद्रियों का प्रयोग होता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ऑडियो लेक्चर आदि। ये भाषा शिक्षण, उच्चारण और श्रवण कौशल के विकास में सहायक होते हैं। द्वितीय, दृश्य साधन, विजुअल एड्स। इसमें चार्ट, मानचित्र, चित्र, पोस्टर, मॉडल, ब्लैकबोर्ड, फ्लैश कार्ड आदि शामिल होते हैं। ये छात्रों को देखने की क्षमता को सक्रिय कर विषय को स्पष्ट बनाते हैं।
तृतीय, श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें टेलीविज़न, फिल्म, वीडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि आते हैं। ये आधुनिक तकनीकी पर आधारित होते हैं और सीखने को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। चतुर्थ होता है डिजिटल और आईटी आधारित साधन, जैसे ई लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पावर पॉइंट, मोबाइल ऐप्स आदि। इस प्रकार की तकनीक के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री आधुनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न क्रमांक 9, वर्तनी संबंधित अशुद्धियों के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय। तो वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ भाषा शिक्षण में एक असामान्य समस्या हैं। इन अशुद्धियों के कई कारण होते हैं। प्रमुख कारणों में ध्वनि और वर्ण के बीच असमानता, मातृभाषा या बोली का प्रभाव, गलत उच्चारण, अभ्यास की कमी, नियमों का स्पष्ट ज्ञान न होना शामिल है। इसके अलावा शीघ्रता में लेखन करना और सही शब्द पर ध्यान न देना भी वर्तनी त्रुटियों को बढ़ावा देता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि सही उच्चारण से ही वर्तनी सीखी जा सकती है। नियमित श्रुतुलेख एंड डिटेक्शन का अभ्यास करें। शब्दों का बार बार लेखन तथा वर्तनी नियमों का स्पष्ट शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। शब्दकोश का प्रयोग करने की आदत भी विद्यार्थियों में विकसित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों को पहचान कर व्यक्तिगत सुधारात्मक शिक्षण देना चाहिए। निरंतर अभ्यास, धैर्य और सही मार्गदर्शन से वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। पठन एवं लेखक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। पठन और लेखन भाषा के दो महत्वपूर्ण कौशल हैं, जिसका आपस में गहरा और परस्पर संबंध है। पठन के माध्यम से विद्यार्थी भाषा की शब्दावली, वाक्य संरचना, व्याकरण की शैली को समझता है, जबकि लेखन के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करता है। पठन से प्राप्त ज्ञान लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जब विद्यार्थी अच्छे साहित्य, लेख और पुस्तकों का पठन करता है तो उसके लेखन में स्पष्टता, क्रमबद्धता और प्रभावशीलता आती है। पठन से शब्द भंडार समृद्ध होता है, जो लेखन को सशक्त बनाता है। इस प्रकार लेखन भी पठन के सुदृढ़ करता है। लेखन के अभ्यास से विद्यार्थी पढ़ी गई सामग्री को समझने, विश्लेषण करने और आत्मसात करने में सक्षम होता है। लेखन से चिंतन शक्ति विकसित होती है, जिससे पठन अधिक सार्थक बनता है। अतः कहा जा सकता है कि पठन और लेखन एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए पठन और लेखन दोनों का संतुलन विकास आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एमपी डीएलएड की फर्स्ट ईयर की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं 2025 की, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आज हमने किया है भाषा बोध एवं प्रारंभिक विकास। इसी प्रकार के अन्य वीडियो एमपी डीएलएड से रिलेटेड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।